Namaste everyone. I hope you all are well and in good health. और जैसा सभी दर्शक जानते हैं कि हमारे ज़्यादातर पॉडकास्ट एजुकेशन, करियर और पाठ्यक्रम से रिलेटेड होते हैं, लेकिन आज का पॉडकास्ट कुछ अलग है इसलिए कि आज अ पॉजिटिव डायलॉग के स्टूडियो में पहली बार एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी हमारे साथ हैं और वो पर्सनालिटी ऐसी हैं जिन्हें आजकल आप ऑलमोस्ट हर चैनल पे देख रहे हैं। तो हम स्वागत करते हैं अपने आज के मेहमान राजकुमार भाटी जी का। नमस्ते सर। जी नमस्कार। राजकुमार भाटी जी, एज यू ऑल नो, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और 2 बार विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं दादरी विधानसभा से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद। उम्मीद है मैं इस पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन के साथ न्याय कर पाऊंगी। शिक्षा से संबंधित पॉडकास्ट हमारे ज्यादा होते हैं। तो सर, क्योंकि ये लगता है मुझे कि हम बहुत सारे व्यवसाय और पाठ्यक्रमों की बात करते हैं, लेकिन आजकल के सिनेरियो में मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स भी आप कह सकते हैं एक फुल टाइम जॉब है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी जर्नी सो फार, अभी तक की आपकी ये राजनीतिक यात्रा कैसे शुरू हुई और कैसे यहाँ तक पहुंची? एक तो मैं ये आज आपके पॉडकास्ट में नहीं कह रहा, मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूँ जी छोटी छोटी मीटिंगों में भी और चैनल वगैरह पे भी जी। कि राजनीति बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बिल्कुल। और बहुत अच्छा विषय है। और पढ़े लिखे लोगों को, बुद्धिमान लोगों को, दार्शनिक लोगों को राजनीति में आना चाहिए। ये जो पढ़े लिखे लोग राजनीति से दूरी बनाए रहते हैं या अच्छे लोग राजनीति से दूरी बनाए रहते हैं तो बुरे लोगों के लिए इस क्षेत्र को छोड़ देते हैं। ये जो लोग ये कहते हैं कि Hard नहीं fact. राजनीति तो खराब चीज है, तो भाई खराब तो रहेगी जब आप जैसे अच्छे लोग नहीं आएंगे राजनीति में। तो एक तो, और राजनीति सबसे ज्यादा हमारे जीवन को प्रभावित करती है। जब लोकतंत्र नहीं था तब भी, लेकिन आज तो लोकतंत्र, आज तो हर नागरिक को राजनीतिक समझ होनी चाहिए। बेशक वो एक्टिव पॉलिटिक्स में ना हो, लेकिन राजनीति की समझ जरूर रखनी चाहिए और राजनीति में अपना विचार जरूर रखना चाहिए जी। और भगत सिंह जी ने एक लेख लिखा था उस समय 1925-26 के आसपास के छात्र राजनीति क्यों करें। तो उन्होंने बड़े विस्तार से इसमें समझाया कि देश को अगर अच्छे डॉक्टर चाहिए, अच्छे इंजीनियर चाहिए जी, अच्छे न्यायविद चाहिए, अच्छे आईएएस चाहिए, प्रशासनिक अधिकारी चाहिए, तो अच्छे नेता भी तो चाहिए। वेरी ट्रू। तो राजनीति भी छात्रों को सीखनी चाहिए और जिनकी रुचि राजनीति में, वो राजनीति में भी अपना कैरियर बनाएं। और जो आपने सवाल पूछा, राजनीति सही में फुल टाइम जॉब है जी। और बहुत अच्छी जॉब है, बहुत सेवा की जॉब है। जो व्यक्ति पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेगा वो समाज का बहुत कुछ भला कर सकता है, देश का और समाज का बहुत कुछ भला कर सकता है। और राजनीति में कुछ खराब किस्म के लोग भी आ जाते हैं, लेकिन आमतौर पे हम उन भ्रष्टाचारियों और अपराधी किस्म के लोगों को देख के ही राजनीति का आकलन करते हैं। जी। राजनीति में एक से एक तपस्वी त्यागी लोग भी हैं जो जीवन भर अपना लगा देते हैं और 1 रुपया हासिल नहीं करते राजनीति से, लोगों की सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से। राइट। तो अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई थी? मेरी शुरुआत, मैं तो पत्रकारिता में था। मैं बीए करने के तुरंत बाद एक अखबार में नौकरी मेरी लग गई थी, रिपोर्टर की नौकरी। मैंने बाकायदा वेतनभोगी पत्रकार था, फुल टाइमर पत्रकार था। मैंने एमए और एलएलबी पत्रकारिता करते हुए की, नौकरी करते हुए की। तो मैं ठीक ठाक मेरा सब कुछ काम चल रहा था। मैं तो राजनीति में आया, क्षेत्र में हमारे में समस्याएं थी उस समय। ज़मीन एक्वायर हो रही थी, मुआवजे ठीक नहीं मिल रहे थे, बच्चों को बदले में नौकरी नहीं मिल रही थी, आबादी गिरा दी जाती थी, पुरानी आबादी। तो मैं तो इन समस्याओं को लेकर राजनीति में आया। और एक विधायक होते थे हमारे महेंद्र सिंह भाटी, 90 के दशक में जी। 92 में उनका मर्डर हो गया था। वो बहुत अच्छे विधायक, लोकप्रिय भी थे और दबंग भी थे और पढ़े लिखे भी थे। वो भी एमए एलएलबी थे, संयोग से मैं भी एमए एलएलबी हूँ। उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया था सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से। मैंने हिंदी साहित्य में एमए किया है। अच्छा, आपने हिंदी साहित्य में? जी जी जी। पर तो आपकी इतिहास और सामाजिक समझ। हाँ, इतिहास तो मैंने अलग से पढ़ा है। जी जी। तो उनकी मृत्यु के बाद यहाँ एक अराजकता जैसी स्थिति हो गई थी, कोई आवाज़ नहीं उठाता था। अच्छा।
100 साल पुराने मकान बुलडोजर लगा के गिरा दिए जाते थे। उन्होंने काफ़ी बच्चों को नौकरी दिलवाई थी, लेकिन उसके बाद भर्ती बंद हो गई थी कंपनियों में। तो मैंने तो इन समस्याओं को लेकर देहात मोर्चा नाम से संगठन बनाया जी। और मैं वो अपना ही हमारा संगठन था, उसमें गांव-गांव में टीम जोड़ी और हमने कई लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सफल लड़ाइयाँ लड़ी और कई ज़्यादातर लड़ाई हमारी सफल रहीं। हमने नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में हज़ारों करोड़ रुपए की ज़मीनें लोगों की बचवाई जिन्हें नोएडा जबरन कब्जा कर रहे थे। और मैंने अपनी कलम से लेटर लिख लिख के 2000 लड़कों की नौकरी लगवाई है। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर कंपनी, होंडा सील कार कंपनी, मोजर बियर, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग, इन सब कंपनियों में हमने लड़के लगवाए। तो हमारी लड़ाई तो इसको लेकर शुरू हुई थी अधिकार की 2009 में। मैंने 1995 में शुरू किया था देहात मोर्चा जी, और 2009 में मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। 2000 फिर वो आंदोलन करते करते धीरे धीरे हम राजनीति की तरफ आ गए और फिर लगा कि राजनीति करनी चाहिए। तो इस तरह एक ज़रूरत के हिसाब से हमने तो राजनीति शुरू की और मेरी राजनीति आंदोलनकारी राजनीति थी। मेरी कोई राजनीतिक, मेरे परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। राजनीति में मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, कोई मदद करने वाला नहीं था। हमने तो अपने बल पे संगठन खड़ा किया और अपने बल पे ही राजनीति की। वो दिखाई देता है आप जिस तरह से आपको ग्राउंड नॉलेज है वो आपकी बातों और से मैंने समझ कभी आता आज है। तक कभी ये परवाह नहीं की, ना मेरा कोई टारगेट रहा कि मुझे उस पद तक पहुंचना है। मेरा टारगेट ये जरूर रहा कि मुझे ये काम करना है। जैसे कि हमारे कलेक्ट्रेट में एक मजदूरों की फाइल थी, वो मजदूरों की रिकवरी जारी हुई थी जी। तो जो मुख्य लेखा अधिकारी था उनसे 2000 रुपये रिश्वत मांग रहा था। 99 की बात है। मैंने उससे कहा भाई क्यों पैसे मांग रहे थे? उसने हमसे भी ये कह दिया कि नहीं, बिना पैसे यहाँ कोई भंडारा थोड़ी चल रहा है और ये पैसे तो ऊपर तक जाते हैं। तो मैंने पॉलिश की डिब्बी मंगाई ब्लैक और उसको पकड़ के मुँह काला किया। अच्छा। उसके गले में तख्ती डाली कि मैं रिश्वतखोर हूँ और पूरे कलेक्ट्रेट में घुमाया वो। हम 7 दिन जेल रह के आए। हमें डेयरिंग आप पुलिस ने शुरू जेल से ही भेजा। है, ये जरूरत भी है लेकिन पॉलिटिक्स उसके बाद आज तक, आज की तारीख तक जी। किसी कर्मचारी ने, किसी अधिकारी ने मुझसे, तो अलग बात है मुझसे तो मांगी नहीं, जिसने मेरा नाम भी ले दिया सरकारी दफ्तर में जाकर, रिश्वत नहीं मांगी आज तक। अरे वाह कह दिया कि मैं राजकुमार भाटी ने भेजा हूं। तो उन्हें अब तक पता है कि वो आदमी है जो रिश्वत मांगने पर मुंह काला कर देता है। वाह। तो हमने तो इस तरह की राजनीति की। बिल्कुल, जरूरत भी एक्चुअली ऐसी राजनीति की है। और आजकल क्या राजनीति करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा सोशल मीडिया के? राजनीति का जो सक्सेस रेट है जी पॉलिटिक्स का, वो सबसे कम है। राजनीति सबसे मुश्किल जॉब है। ट्रू। सबसे ज्यादा मेहनत चाहती है, सबसे ज्यादा समर्पण चाहती है, सबसे ज्यादा टाइम चाहती है। आप किसी भी जॉब में, आप जो लॉ ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने लॉ की पढ़ाई करी, उनमें से 50-60% लोग सफल हो जाते हैं। कुछ जज बन जाते हैं, कुछ कॉलेजों में टीचर बन जाते हैं, कुछ प्राइवेट कंपनी में लॉ का काम वो हो जाते हैं, कॉर्पोरेट लॉ में भी चले जाते हैं। बाकी बचे कुछ कचहरी में, तहसील में अपना वो लगा के एक स्टूल डाल के वकालत करने लगते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे इंजीनियर 50-60% से ज़्यादा लोगों को जॉब मिल जाती है। MBBS तो जो MBBS की पढ़ाई करके आते हैं 100% ही जॉब मिल जाती है उन्हें। लेकिन राजनीति में 100 लोग राजनीति शुरू करते हैं, उनमें से 1 या 2 को ही कामयाबी मिलती है। 98 लोग विफल हो जाते हैं। 50 लोग तो पहले 1-2 साल में ही राजनीति छोड़ देते हैं निराश होकर। फिर कुछ आगे चलते हैं, चुनाव हार के या कहीं मुकदमे लग जाते हैं, जेल चले जाते हैं, निराश हो जाते हैं। 100 में से 1 या 2 भी बड़ी मुश्किल से पहुंच पाते हैं। लेकिन हम उन 1-2 को सोच कर, देख के कहते हैं राजनीति बड़ा मजे की जॉब है, बहुत उसमें राजनीति में बड़े फायदे तब है। अब जैसे हम उदाहरण के तौर पर लें, मुलायम सिंह यादव और मायावती, 2 का उदाहरण हम ले लें। इन लोगों ने कितने दिन संघर्ष किया। दोनों ने साइकिल से राजनीति शुरू की थी, दोनों साइकिल पर चले हैं, यात्राएं की हैं, गांव-गांव घूमे, कितनी बार चुनाव हारे। अब हम उन्हें देखते हैं, उनका जो उनका मतलब वो है स्ट्रगल, जो उनका जो उच्चतम स्तर है, जी उपलब्ध, जब वो चोटी पर पहुंच गए, हम उसे देखते हैं। जब वो ग्राउंड से शुरू हुए थे, ग्रास रूट लेवल से, उस संघर्ष को नहीं देखते। तो राजनीति में सक्सेस रेट कम है, मेहनत ज़्यादा चाहिए राजनीति में, और टाइम बहुत चाहिए, धैर्य बहुत चाहिए। पैसा वैसा तो अब जैसे मैं बैठा हूँ आपके सामने,
मैंने कई बार चुनाव लड़ा, मैंने 1 रुपये जेब से खर्च नहीं किया। अच्छा। पैसा तो जो लगाने वाले होते हैं नहीं, उन्हें तो मैं अच्छे राजनीतिक नहीं मानता। वो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं ये तो एक बहुत ही कि अच्छी 5 करोड़ रुपए insight- लगाओ और 50 करोड़ कमाओ, तो वो तो राजनीति का एक बैड वे है। बढ़िया राजनीति वो है कि आप लोगों को जागरूक करो, वो खुद फिर मदद करते हैं, आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होती। इसे ही पॉजिटिव पॉलिटिक्स और कहते हैं। मैं बेशक मैं चुनाव नहीं जीत पाया, मैं जी। चुनाव हारा, वो अन्य कारणों से हारा, कुछ और कारण है। हम्म। एक तो बड़ा कारण ये भी हो गया कि हमारे इस क्षेत्र में जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो कम हैं और बाहर से आए हुए लोग ज़्यादा हैं। Immigrants ज़्यादा। तो बाहर से आए हुए लोग हमसे हमारे मुद्दों को समझते नहीं। वरना मैं अपनी राजनीति से बहुत संतुष्ट हूँ, मैं निराश नहीं हूँ बिल्कुल भी। और मैंने आज तक कभी ये नहीं कहा, मैं हमेशा लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आपने चुनाव लड़ाया, मेरी मदद की। मुझे जनता ही चुनाव लड़ाती है, मैं जेब से 1 रुपये खर्च नहीं करता। ये तो बहुत अच्छी बात आपने तो बता मैं दी। ये आपके पॉडकास्ट के माध्यम जी। से मैं लोगों को भी ये मैसेज देना चाहूँगा, युवाओं खासतौर से को। जो नए युवा राजनीति जी, माना जी। चाहते हैं, कि पैसे खर्च करके राजनीति मत करो, बहुत ही बढ़िया इंसाइट। विचार की राजनीति करो, मेहनत की राजनीति जी। करो, लोगों के लिए संघर्ष करो, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, न्याय के लिए लड़ो। जब आप लोगों की मदद करोगे तो लोग आपकी मदद में खड़े होंगे। अब जो मैंने अभी आपको बताया कि मैंने 2000 लड़कों की नौकरी लगवाई, जब मैं चुनाव लड़ता हूँ वो सारे लड़के मेरे चुनाव में आ जाते हैं। वो खुद ही पोस्टर पर्चे, गाड़ी भेज देंगे, गाड़ी मिल जाएंगे मुझे। मैंने कभी 1 रुपये खर्च नहीं किया। बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी। अच्छा सर, तो आपने समाजवादी पार्टी को चुना, हालांकि ऐसा भी कहा जा रहा है आजकल के टाइम में कि समाजवाद अप्रासंगिक हो गया है। नहीं, ये कहना हमारी नासमझी होगी कि समाजवाद अप्रासंगिक हो गया है। रोशनी की जरूरत जब ज़्यादा होती है जब अंधेरा हो। अगर चांद निकल रहा हो या सूरज निकल रहा हो या चारों तरफ बड़ी बड़ी लाइट जल रही हो तो हमें दिए की जरूरत नहीं होती। और जब घोर अंधेरा होता है तो हमें दिया जलाना होता है। ठीक है नहीं, समाजवाद अंधेरे में दिए जलाने जैसा है। समाजवाद का मतलब भी कुछ लोग नहीं समझते। बहुत से लोग तो समाजवादी पार्टी को ही समाजवाद समझते हैं। समाजवाद का मतलब है गैर बराबरी दूर करना। जी। लोहिया जी सप्त क्रांति की बात करते थे, तो सप्त क्रांति उन्होंने 7 क्षेत्र चिन्हित किए थे जहां गैर बराबरी है, जहां असमानता है। अमीर गरीब की गैर बराबरी, गांव शहर की गैर बराबरी, स्त्री पुरुष की गैर बराबरी, जातियों की गैर बराबरी, धर्म की गैर बराबरी। तो वो चाहते थे ये सारी गैर बराबरी दूर हो। भाषाओं की गैर बराबरी, आमतौर पे कितना ही बड़ा विद्वान व्यक्ति हो, अगर वो हिंदी में बात कर रहा तो हम समझेंगे कम पढ़ा लिखा है, और 4-5 वाक्य अंग्रेजी के रट के कोई बोल दे तो उसे समझते हैं ये पढ़ा लिखा आदमी है। तो ये भी सोच का फर्क है। लेकिन मेरे ख्याल से पढ़े लिखे लोग नहीं इस तरह से ट्रैप होते हैं। जो समझदार लोग, सतही ज्ञान वाले लोग शायद हो जाते होंगे, पर जो सच में विद्वान लोग, पढ़े लिखे मतलब, हाँ विद्वान, सच में विद्वान लोग, जो तो विद्वान और समझदार है वो तो मानते हैं कि भाषा तो भाषा होती है। भाषा तो भाषा होती है। आप ज्ञान किसी भी भाषा में अर्जित कर सकते हैं, विचार किसी भी भाषा में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन जो नासमझ लोग हैं वो समझते हैं अंग्रेजी बोलना ही विद्वता है। तो ये भाषाओं की गैर बराबरी है, और ये हमारे देश में है बहुत ज्यादा। हमारे देश में ज्यादातर जो ऊपर की कुर्सियों तक पहुंच रहे हैं वही पहुंच रहे हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, जबकि ये हमारी अपनी भाषा नहीं है। लोहिया जी कहते थे कि भारत में शासक बनने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। एक अंग्रेजी बोलता हो, दूसरे उच्च कुल में पैदा हुआ हो, तीसरे पैसे वाला हो। तो उन्होंने कहा 3 में से 2 चीज तो जरूर चाहिए, और ये बहुत कड़वा सत्य है। ये सच्चाई है कि जो लोग अंग्रेजी भी नहीं बोलते और उच्च कुल में भी पैदा नहीं, ओबीसी या एससी से आते हैं, देहात से आते हैं, और जिनके पास पैसा भी नहीं है, वो नहीं कामयाब हो पाते। उसमें तो गिनती के उदाहरण होंगे। जैसे अभी मैंने 2 नाम लिए थे, बहन मायावती, मुलायम सिंह यादव जी, लालू यादव जी, ऐसे कुछ लोग हैं, चौधरी चंद सिंह, चौधरी देवीलाल जी, जो साधारण घरों में पैदा होकर बिना अंग्रेजी और बिना पैसे के भी वहां तक पहुंचे। और जो उनके पास, जिनके साथ वो तीनों चीजें हैं, वो बिना मेहनत करे पहुंच जाते हैं। बहुत लोग बैठे हैं आज भी ऐसे ऊंची कुर्सियों पे बैठे हैं जिन्होंने कोई मेहनत नहीं की। अब जैसा अगर उसका है आईसीसी का क्या है, वो चेयरमैन है या सचिव है? चेयरमैन ही है।
पहले बीसीसीआई के बीसीसीआई सचिव के, रहा। हाँ जी। तो वो उसने क्या संघर्ष किया, उसे उसे जो पिच होती है क्रिकेट की, उसकी लंबाई चौड़ाई का पता नहीं होगा कितनी होती है, सही कह रहे हैं। लेकिन वो तीनों चीज उसके साथ है, तो वो राइट। उच्च पद पे बैठा है। अभी जैसे सोशलिज्म की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आज की जो जियो पॉलिटिक्स है, और सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे ही विश्व में आप देखेंगे कैपिटलिज्म हावी हो गया है। और एक चीज और है कैपिटलिज्म के अलावा, इलेक्टेड ऑटोक्रेसी, चयनित क्या बोलेंगे, तानाशाही आप जिसको कह सकते हैं। नहीं, जो आपने कहा कि कैपिटलिज्म, जी, ये बात सही है कि कैपिटलिज्म हावी है पूरी दुनिया में, लेकिन कैपिटलिज्म में ही सोशलिज्म की संभावना होती है। जब हम सोशलिज्म की बात करते हैं जी, देखिए, एक तो ये थोड़ा सा गलत रहा इतिहास जब पढ़े हम जी, कि जहाँ जहाँ पूंजीवाद का विरोध हुआ, वहाँ जो सोशलिज्म था, हमारा जो सोशलिज्म है, एक तो हमारा सोशलिज्म है, एक कम्युनिस्टों का सोशलिज्म है जो रसिया और चाइना में आया। जी, जी। तो हमारा सोशलिज्म लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, प्रैक्टिकल भी है, गांधीयन सोशलिज्म है जी। हम लोगों को समझा के वोट के माध्यम से सोशलिज्म, मतलब हम सोशलिस्ट पॉलिसी बनाना चाहते हैं। उनका जो सोशलिज्म था रसिया और चीन का, वो हथियारों के बल पे था। वो कहते थे सर्वहारा की तानाशाही, सर्वहारा का अधिनायकवाद, यानी गरीबों को इकट्ठे करके, मजदूर और किसानों को इकट्ठे करके इन पूंजीपतियों को सबको फांसी पे चढ़ा दो, इनकी जमीनें कब्जा कर लो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो उनका तरीका ही गलत था। तो इसलिए सोशलिज्म बदनाम हो गया दुनिया में कि सोशलिस्ट तो हथियार की बात करते हैं और हत्याओं की बात करते हैं जी। अब जैसे जो कम्युनिज्म का जो विचार है वो दिया मार्क्स और एंगल्स ने, कहाँ से, इंग्लैंड से, लेकिन वो लागू हुआ कहाँ जाके, रसिया में लागू किया लेनिन ने। तो लेनिन तक तो कोई बदनाम हुआ नहीं कम्युनिज्म। लेनिन के बाद जो लोग आए वो उन्होंने जो तानाशाही की, और चाइना में जैसे माओ तो खुद कहता था कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। तो एक तो सोशलिज्म का मतलब होना चाहिए मध्य मार्ग। हिटलर का भी तो सोशलिज्म ही था। हिटलर भी अपना आप को सोशलिस्ट कहता था, और वो भी चुन के आया था, वो भी इलेक्टेड था जी। और वो तो बहुत गरीब परिवार से आया था। उसने तो खुद ने पेंटिंग कर करके गुजारा किया। शुरुआत जो उसकी थी, वो पेंटिंग बनाता था और उन्हें बेचता था बाजार में जाकर। जब उसे रोटी मिलती थी, उसके पास तो रोटी भी नहीं थी खाने के लिए। तो ये चीजें हैं कि जो इलेक्टेड, जो आप कह रहे हैं, जो इलेक्टेड ऑटोक्रेसी की बात कर रही हैं आप, वो तभी आती है जब वोटर जागरूक नहीं होता है, जब नागरिक जागरूक नहीं होते हैं। लोकतंत्र के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: विपक्ष मजबूत हो, और मीडिया निष्पक्ष हो, और जब मतदाता जागरूक हो। हमारे देश में आज तीनों चीजें जो होनी, तीनों में खतरा हो रहा है। जी, जी। विपक्ष तो हालांकि अब मजबूत हुआ है, पिछले दौर में 10 साल में विपक्ष मजबूत नहीं था। अब 24 के चुनाव के बाद विपक्ष काफी मजबूत है। और मीडिया तो बिल्कुल एक तरफा है। मीडिया की तो हालत ये है कि पत्रकार का धर्म होता है सरकार से सवाल पूछना, लेकिन अब टोटल मीडिया विपक्ष से सवाल पूछता है, सरकार से सवाल ही नहीं पूछते। और मतदाताओं को धर्म और जाति के नाम पे बरगला दिया गया, बहला दिया गया, या 10-10 हजार रुपए डाल के। अब जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव थे जी, मतदान के दौरान 10-10 हजार रुपए खाते में ट्रांसफर हो रहे थे, तो सीधे सीधे रिश्वत थी वो। तो ये भी है धर्म। अब लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और ये सनातन और ये और हिंदुओं को खतरा है, तो ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। है खतरा हिंदू धर्म को? नहीं, हिंदू को कैसे खतरा हो जाएगा? हिंदू देखिए जी, जब देश में मुसलमानों का राज रहा लगभग 700 साल तक, तब हिंदुओं को कोई खतरा नहीं था। 200 साल अंग्रेजों का राज रहा, कोई खतरा नहीं था। कांग्रेस, सपा, बसपा, कम्युनिस्ट पार्टी
और ये सारी पार्टियां राज कर गई, तब कोई खतरा नहीं था। अब जब से मोदी जी और योगी जी आए तब से हिंदुओं को खतरा हो गया। वैसे बचपन तो से हमें भी नहीं लगा ये जो कभी। तर्क देते हैं वो भी फर्जी होते हैं इनके। जी 2050 में हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान हो जाएंगे, कोई तुकी नहीं है इस बात नॉट की। फैक्ट। अब इस पे कई संस्थाओं ने रिसर्च की है। जी जिस गति से जनवृद्धि हो रही है, जनसंख्या वृद्धि दर, जो भी हिंदू की जनसंख्या वृद्धि दर है उससे थोड़ी ज्यादा मुसलमान की जनसंख्या वृद्धि दर है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी ज्यादा। हाँ, तो उसी हिसाब से अगर होती रही जी तो 2050 में भारत की आबादी होगी 175 करोड़, जिनमें 129 करोड़ होंगे हिंदू और 31 करोड़ होंगे मुसलमान। अब वो लोगों को बहकाते हैं, भड़काते हैं कि मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे, और भोले भाले लोग बहकाई में आ जाते हैं। एक्चुअली लोगों को चार facts पता चार ही नहीं। बीवी 40 बच्चे। सोचने की बात यह है कि महिलाएं तो पुरुषों से कम हैं, हिंदुओं में भी और मुसलमानों में भी। भाई 1000 पुरुषों पे 900 कुछ महिलाएं हैं, हिंदुओं में भी और मुसलमानों में भी। तो अगर एक मुसलमान 4 बीवी रखेगा तो 3 की तो शादी नहीं हो पाएगी, 3 तो कुंवारे रह जाएंगे। उतनी ज्यादा महिलाएं तो है ही नहीं। नहीं, ये तो मैं भी कहूंगी कि और फिर महिलाएं ही बच्चे पैदा करती हैं, बच्चा तो महिला से ही पैदा होगा। तो जो हमारा फर्टिलिटी रेट है जी, हिंदुओं का फर्टिलिटी रेट 2.1 है और मुसलमान का 2.4 है, इतना फर्क है। इसका मतलब है कि 10 हिंदू महिलाएं पूरे जीवन में 21 बच्चे पैदा करती हैं और 10 मुस्लिम महिलाएं पूरे जीवन में 24 बच्चे पैदा करती हैं, इतना फर्क है। नहीं, मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। मैं स्कूल में और कॉलेजेस में मैंने देखा काफ़ी मेरा इंटरेक्शन रहा। मेरा जो स्कूल है वो भी ऐसे ही क्षेत्र में है जो मुस्लिम बहुल आबादी है गाजियाबाद में। तो मैंने सच में देखा है, और आज का मुस्लिम बहुत जागरूक है अपने बच्चों की शिक्षा को लेके और सीमित परिवार रखने को लेके, क्योंकि वो इस बात को समझ चुके हैं कि अच्छी शिक्षा और अच्छा जीवन यापन तभी कर पाएंगे जब संतुलित परिवार होगा, छोटा परिवार होगा। पॉपुलेशन पे पूरी दुनिया में बहुत रिसर्च हुई है, बहुत किताबें लिखी गई हैं। सभी विद्वानों का ये मानना है कि जनसंख्या वृद्धि के 3 कारण होते हैं मुख्य तौर पे। एक अशिक्षा, एक बेरोजगारी और एक जागरूकता की कमी। तो जो परिवार शिक्षित हो जाते हैं और जिन्हें जो रोजगार मिल जाता है और जो जागरूक हो जाते हैं वो ज्यादा बच्चे पैदा करते ही नहीं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। फैक्ट है ये। और मैं ऐसे सैकड़ों हिंदुओं को जानता हूं जिनके 8-8, 9-9 बच्चे। तो सर मेरा नेक्स्ट ये जानना है आपसे कि समाजवादी पार्टी का आजकल जो एजेंडा जिस पे बहुत फोकस है वो है पीडीए। तो ये पीडीए क्या है? पीडीए का मतलब मोटे तौर पे तो बहुत ईमानदारी से जी, पिछड़ा, दलित, आदिवासी है। और ए में आदिवासी, अल्पसंख्यक और आधी आबादी तीनों आ जाते हैं। अच्छा, ए को थोड़ा खींच के बोलो पीडीए, तो ए में 3 ए आ जाएंगे। अच्छा, वैसे भी ओबीसी तो आधी आबादी है हमारी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की शासन में हर जगह जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, जी, पिछड़ों दलितों के साथ अन्याय हो रहा, अल्पसंख्यक के साथ अन्याय हो रहा, और महिलाएं इनके एजेंडे में कभी नहीं रही। जो हिंदू राष्ट्र की बात है, हिंदू राष्ट्र का आदर्श ग्रंथ कौन सा होगा? मनुस्मृति। मनुस्मृति में साफ लिखा हुआ है कि स्त्री को कभी भी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। स्त्री को बाल्यावस्था में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। तो इन तीनों के इनकी जो नीतियां होती हैं तीनों के खिलाफ होती है। अभी जैसे सरकारी भर्तियां हुई, हर भर्ती में ओबीसी और एससी के साथ बेईमानी हुई। जितने बुलडोजर चल रहे हैं सारे अल्पसंख्यक समुदाय की दुकानों और मकानों पर चल रहे हैं। तो ये तो पीडीए है ही है, लेकिन बाकी भी जो अन्य जातियों के लोग हैं, क्योंकि समाजवाद सबके लिए है, समाजवाद जाति का उसका भेद नहीं करता। जो समाजवाद इतना कहता है कि जिन जातियों के साथ अन्याय हुआ है, जो पीछे रह गई हैं, उन्हें आगे लाने के लिए विशेष अवसर दो, किसी से शत्रुता नहीं मानता। तो हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जो भी पीड़ित है, दुखी है और अपमानित है वो भी पीडीए है। पीड़ित, दुखी, अपमानित। अच्छा, पीडीए, ओके, नई डेफिनेशन हो गई। तो जैसे अभी खुशी दुबे जो है, वो विकास दुबे अपराधी था, एक बदमाश था, उसने पुलिस के ऊपर गोली चलाई, पुलिस ने बदले में गोली चलाई, अपराधी था, मर गया, जैसे भी मारा पुलिस ने। लेकिन खुशी दुबे की क्या गलती थी? एक दिन पहले उसकी शादी हुई।
वो मुश्किल से 19 या 20 साल की लड़की, उसे जेल भेज दिया। और वो अभी कई 1.5-2 साल बाद जेल से निकली है। तो उसकी माताजी बहुत बीमार हो गई, तो उसने अखिलेश यादव जी से अपील की मदद के लिए। तो अखिलेश यादव जी ने उसको पूरा इलाज कराया है और कहीं कोई प्रचार नहीं किया, कहीं कोई मीडिया में ये कोई प्रचार नहीं किया। वो खुशी दुबे ने खुद बताया वीडियो डाल के कि मेरी माँ अगर जिंदा है तो अखिलेश यादव की वजह से, उन्होंने उसका इलाज कराया, उनका ऑपरेशन होना था। तो ब्राह्मण है लेकिन दुखी हैं, पीड़ित हैं, तो उनकी भी मदद की है। तो जो भी दुखी पीड़ित हैं उनकी सबकी मदद समाजवादी पार्टी करना चाहती है। स्वर्ण भी आ गए इस तरह से आपके हाँ इसमें। सब नहीं, वैसे अगर हम आरक्षण की बात करें सर, तो आरक्षण में तो देखिए है आज भी, जैसे ईडब्ल्यूएस लाने में बहुत ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। जैसे ओबीसी को आज तक बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है, SC ST की बहुत सारी सीट्स ही खाली तो हैं। एक अलग से पूरा पॉडकास्ट किया जाता है क्योंकि ये विषय बहुत विस्तृत है। जी जी। लेकिन मैं छोटी टिप्पणी ये करना चाहूंगा कि ओबीसी का आरक्षण लेने में 40 साल लग गए और 40 साल में भी आधा अधूरा मिला। वही जब 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था, SC का आरक्षण SC और ST का उसी समय लागू हो गया था। ओबीसी को भी उसी समय मिलना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कहा कि इसके लिए एक आयोग बना देते हैं। तो काका कालेलकर आयोग बना दिया जी। उसने अपनी रिपोर्ट दे दी, वो इन्होंने अलमारी में रखी। फिर जनता पार्टी की सरकार आई 1977 में, उन्होंने दूसरा आयोग बनाया, मंडल आयोग। फिर उसकी रिपोर्ट आ गई, वो भी अलमारी में रख दी। वो तो 90 में VP सिंह की सरकार ने उसे निकाल कर लागू कर दिया। लेकिन उसमें भी कहीं कोर्ट के माध्यम से, कहीं सरकारों के माध्यम से कई बाउंडेशन लगवा दी गई कि एक तो ये क्रीमी लेयर ले आई उसमें। भाई क्रीमी लेयर की तब जरूरत पड़ती, पहली बात तो ओबीसी लगभग 54% है 1931 की जनगणना के अनुसार। अभी तो गिनेंगे तो हम 65% बैठेगा, लेकिन 54 भी मान लें तो 54% ही आरक्षण मिलना चाहिए था। तो आधा दिया 27%। तो चलो आधा दिया है तो पहले वो 27% जब पूरा हो जाता तब तो क्रीमी लेयर की सोचते। अब ये बिल्कुल ऐसा है कि जिसके पास दाढ़ है उन्हें चने नहीं देंगे और जिसे चने दे रहे हैं उसके पास दाढ़ नहीं है। जो कौन अपने बच्चों को ज्यादा अच्छा पढ़ा सकता है? जो संपन्न आदमी है वो अच्छे स्कूलों में पढ़ाएगा, तो वो तो क्रीमी लेयर में कह के निकाल दिए। और जो गरीब लोग जिन्हें आरक्षण दे रहे हैं वो पढ़ा नहीं पा रहे बच्चों को। तो इसलिए आज भी ओबीसी की 42,000 सीट खाली पड़ी हैं सरकारी नौकरियों में, केंद्रीय सेवाओं में। ये राज्यसभा में अभी सरकार ने जवाब दिया। जब सीट ही पूरी नहीं हो रही तो फिर क्रीमी लेयर का आएगा। सही बात है। तो क्रीमी लेयर लगा के वो कर दिया आधा। और अब बीजेपी की सरकारों में तो ये हो रहा है कि जो ओबीसी जनरल से ज्यादा मार्क्स लेकर आ रहा है उसे भी ओबीसी ही गिन रहे हैं, ये बहुत जबकि वो जनरल गिना जाना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले सप्ताह फैसला दिया है कि ये गलत है, उसे जनरल में काउंट करो। SC ST के लिए भी आ गया है शायद ऐसा फैसला कि अगर वो जनरल के लायक है उनका परफॉर्मेंस तो उसे जनरल में कंसीडर करें। तो ओबीसी को तो इतना संघर्ष करना पड़ा आरक्षण के लिए, और फिर जब लागू हुआ तो ये सड़क पे उतर गए, पुतले जलाए और आत्मदाह करने लगे, सब कुछ हुआ। और ईडब्ल्यूएस के लिए ना तो कोई आयोग बना, ना किसी ने आंदोलन किया, आराम से ना कोई रिपोर्ट आई, रातों रात लागू कर दिया और उसे पूरा का पूरा दिया जा रहा है। और उनका पासिंग क्राइटेरिया देखिए आप, मैं तो बहुत आश्चर्य हुआ, मुझे परसों देख रही थी मैं, 5 नंबर या कुछ एक उनका पासिंग क्राइटेरिया किसी कंपटीशन में दिया गया। सेलेक्ट हुए हैं 0 तक में भी। और जो ग्रुप ए की भर्तियां हैं उसमें 60 से 70% फॉरवर्ड जो है हमारी पॉपुलेशन वही है। हर भर्ती में ये हो रहा है कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी से कम अंक पाके सेलेक्ट हो रहे हैं। तो ये सरासर बेईमानी है और ये आरक्षण ठीक से लागू होना चाहिए। आजकल जो सबसे ज्यादा चलने वाले मुद्दे हैं वो है धर्म, सेक्युलरिज्म। तो पहले तो मैं आपसे ये, अभी मैंने सुना है कि आरएसएस और बीजेपी की तरफ से ये प्रपोजल आया कि संविधान से सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म ये शब्द हटाए जाएं। क्या ये सच है? हाँ, ये तो बार बार ये उठाते रहे हैं, मांग उठाते रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ ने तो विधानसभा के अंदर भी बोला है। अच्छा। और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने भी ये बयान दिया कि ये सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म शब्द इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने उसमें जोड़े थे संविधान में, ये हटाए जाने चाहिए। लेकिन मूल सवाल ये होता है कि इनसे ये सवाल होना चाहिए कि आपको सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म से इतनी नफरत क्यों है? आपको चिढ़ क्या है? इससे नुकसान क्या है? सोशलिज्म का मतलब है कि
गैर बराबरी दूर हो जी। अब जैसे अभी पीछे एक इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आई कि भारत की 73% प्रॉपर्टी, 73% प्रॉपर्टी 1% लोगों के पास है और बाकी 27%, 99% लोगों के पास है। इतनी गैर बराबरी जिस समाज में होगी उसमें अराजकता हो जाएगी जी। प्रॉपर्टी का। लोहिया जी कहते थे कि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी की इनकम में 10 गुने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी अगर चपरासी की सैलरी 1,000 है तो अधिकारी की सैलरी ज्यादा से ज्यादा 10,000 होनी चाहिए। उसकी 10 लाख है तो चपरासी को भी 1 लाख मिलने चाहिए। तो ये जो इतनी गैर बराबरी हो रही है कि एक तरफ तो 85 करोड़ लोग 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगते हैं हर महीने और दूसरी तरफ 10-12 पूंजीपति ऐसे हैं जो कई कई हजार करोड़ रुपए रोजाना कमा रहे हैं, कई कई हजार करोड़ रुपए। तो ये इसे समाजवाद कहते हैं, सोशलिज्म इसे कहते हैं कि उनकी इनका उन पर टैक्स लगाया जाए और इनको राहत दी जाए। सेकुलरिज्म का मतलब है कि शासन धर्म के नाम पे कोई भेदभाव ना करे नीतियां बनाते समय, व्यवहार कार्य करते समय। सेक्युलरिज्म से पहले मैं ये आपसे पूछूंगी कि धर्म क्या है? मेरे हिसाब से धर्म मनुष्य को सही दिशा में ले जाने का माध्यम है। शास्त्रों में धर्म की परिभाषा दी गई है कि जो धारण करने योग्य है वही धर्म है, यानी जो गुण अपनाने लायक हैं वो धर्म है। सत्य, अहिंसा, परोपकार, त्याग, भाईचारा, प्रेम, उदारता, ये गुण अपनाने लायक हैं। चोरी, नफरत, हिंसा, ठगी, ये तो अपनाने लायक नहीं है। बिल्कुल। तो धर्म वही है जो सही मार्ग दिखाता है। धर्म प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। कुछ लोगों ने पाखंड को धर्म मान लिया कि मैं ये बता दूंगा कि तुम्हारी जेब में कितने रुपए हैं, या तुम्हारा जो है नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी लगवा दूंगा, मैं मंत्र बोल का इलाज कर दूंगा कैंसर का। ये धर्म नहीं है, ये ठगी है। या मैं तुम्हारा सोना दुगना कर दूंगा, रुपये दुगने कर दूंगा। या कर्मकांड भी धर्म नहीं है कि मंदिर में आरती गाना या मस्जिद में नमाज पढ़ना या गंगा स्नान करने जाना, ये भी धर्म नहीं, ये कर्मकांड है। धर्म का मतलब है कि चरित्रवान बनो, अच्छे इंसान बनो और अच्छे मार्ग पर चलो। और मेरे ख्याल से सभी और धर्मनिरपेक्षता जब हम कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता जब कहते हैं जी, तो बहुत से नासमझ लोग समझते हैं कि धर्म को हटाना है। धर्मनिरपेक्षता हटाना नहीं है। निरपेक्ष का मतलब है बराबर दृष्टि से देखना, पक्षपात ना करना। सत्ता को, शासन को, सरकार को धर्म और जाति के नाम पर भेद नहीं करना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का केवल इतना मतलब है। दूसरी बात जो लोग कहते हैं, जो ये बीजेपी आरएसएस वाले लोग कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में जोड़ दिया था, तो उन्होंने खाली प्रेम्बल में ये 2 शब्द जोड़े थे। वो भी इसलिए जोड़े थे कि लोगों की समझ में आए। संविधान हमारा पहले से ही धर्मनिरपेक्ष था, पंथ निरपेक्ष था। प्रेम्बल हमारा शुरू होता है, हम भारत के लोग, भारत को एक सर्वप्रभुत्व संपन्न, तो उसके साथ इन्होंने जोड़ दिया था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। पहले उसमें ये 2 शब्द नहीं थे, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। अच्छा। लेकिन इससे अगली जो पंक्ति है, और उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देने के लिए। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देना ही समाजवाद है। तो समाजवाद तो पहले से ही था। फिर उससे अगली पंक्ति है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता के लिए। तो यही धर्मनिरपेक्षता है कि भाई सबको आजादी होगी, वो कैसे भी पूजा पाठ करे, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता होगी। तो यही समाजवाद है। किसी भी अच्छे समाज में ये आजादी तो बेसिक रिक्विजिट है, मतलब अधिकार होना ही चाहिए हर नागरिक का। मैं तो एक बात बार बार बोलता हूँ जी, कि पूरी दुनिया का हम निरीक्षण करें तो वही देश आगे बढ़े हैं, वही देश विकसित हैं जो पंथ निरपेक्षता के रास्ते पर चले हैं, संविधान के रास्ते पर चले हैं, लोकतंत्र के रास्ते पर चले हैं। जो धार्मिक कट्टर मुल्क हैं वो बर्बाद हैं, सब बर्बाद हैं वो सब। ठीक है नहीं? तो हमारे पड़ोस में आप देखिए, पाकिस्तान भी भारत की आजादी के साथ ही निर्माण हुआ था उसका। भारत ने तरक्की की क्योंकि भारत पंथ निरपेक्षता के रास्ते पर चला, और पाकिस्तान बर्बाद है आज। 1947 से आज तक एक भी सरकार पाकिस्तान की अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, एक भी प्रधानमंत्री ने कार्यकाल पूरा नहीं किया, एक भी नहीं कर पाई ना एक भी।
अच्छा, सबके तख्ता पलट हुए हैं, ये आप कहीं भी देख लीजिए, और अफगानिस्तान, ज्यादातर तो फिर ईरान। जेल में डाले गए हैं, कई को तो फांसी लगा दी गई, एक दो को तो, या जेल में डाले गए हैं। आज भी एक उनका प्रधानमंत्री जेल में है इस समय भी, ठीक है नहीं। बांग्लादेश में हत्याएं तक हुई हैं, अब उनकी एक प्रधानमंत्री देश छोड़ के भागी हुई है। कम से कम हमारे देश में चुनाव होते हैं, आराम से सत्ता परिवर्तन हो जाता है। हमारे यहाँ एक लोकतंत्र मैच्योर हुआ है। अब ये जो वर्तमान शासन है, ये उस लोकतंत्र को छिन्न भिन्न करना चाहता है, ये उस पंथ निरपेक्षता को और सेकुलरिज्म को छिन्न भिन्न करना चाहता है। अगर हम इस रास्ते से हटके धार्मिक कट्टरता के रास्ते पर चले तो हम भी उनकी तरह बर्बाद हो जाएंगे, उन्हीं मुल्कों की तरह। अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हिंदू जो है वो ज्यादा सेक्युलर है और धर्म इस तरह से अपने ही धर्म की बुराई नहीं करते। आपको क्या लगता है इस बारे में? जो लोग ये कहते हैं जी, मैंने ये डायलॉग बहुत सुना है जी, डिबेट में भी कहते हैं हमसे, बीजेपी के प्रवक्ता और आरएसएस के प्रवक्ता भाषणों में भी कहते हैं, जगह जगह कहते हैं। वो इसे सकारात्मक लहजे के साथ नहीं कहते। उन्हें इस बात पर गर्व नहीं होता कि हिंदू सेकुलर है, पर ये गर्व की बात है। वो इसे बुराई के तौर पे कहते हैं कि हम क्यों सेकुलर हैं, हमें भी कट्टर होना चाहिए। नंबर एक बात तो ये जी, मैं ये मानता हूं कि हिंदू बहुत महान धर्म है, बहुत प्राचीन धर्म है, मैं भी मानती हूँ। और हिंदुओं में इतनी आजादी है कि हम आलोचना कर सकते हैं जी, तो ये इस पर हमें गर्व होना चाहिए नहीं, और हमें इसे बनाए रखना चाहिए, इसे बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल। वो इसे खत्म करना चाहते हैं जो ये कहते हैं। नंबर एक बात तो ये जी। दूसरे मैंने देखा है, मैं कई बार पाकिस्तान के कई वो देखता रहता हूँ, यूट्यूबर्स हैं, उनकी टीवी की क्लिप वगैरह भी, उनकी किताबें भी पढ़ी। अब जैसे तस्लीमा नसरीन है, बांग्लादेश की लेखिका है, उसे देश से निकाल दिया गया। वो इस्लाम की बुराइयों की आलोचना करती थी, इसलिए उसे देश से निकाल दिया गया। पाकिस्तान में बहुत आलोचना होती है, तो ये भी नहीं है कि केवल आलोचना हम ही कर सकते हैं, आलोचना वो भी करते हैं। उनके अंदर भी, उनके तो जो वो थे, जो उनके शायर थे बहुत बड़े, जिन्होंने ये गाया था कि हम देखेंगे, क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल गया, हम देखेंगे गाने पे उसने जेल में डाल दिया था उन्हें, जो उसे सरकार के खिलाफ वो माना गया था बगावत। और मैं तो अभी देख रहा था पिछले हफ्ता ही कि वो हैं वहाँ पर जो है पाकिस्तान में, एक वो हैं मसूद अनवर मसूद जी, व्यंग्यकार हैं, वो कवि भी हैं, शायर भी हैं। वो अपना एक चैनल चलाते हैं, जैसा आपका यूट्यूब चैनल है ऐसे ही उनका है। उस पर वो करते हैं, वो लूज टॉक करके कुछ को शो करते हैं। तो कह रहे थे कि पाकिस्तान नमक पैदा करने में दुनिया में नंबर 2 पे है और नमक हराम पैदा करने में नंबर 1 पे है। तो ऐसे ऐसे व्यंग वो करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम तो ये मान रहे हैं कि हम औरों से बेहतर हैं, मैं तो खुले मन से स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन वो बेहतरी हम और आप जैसे लोगों की वजह से, ये जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं तो इस धर्म को बर्बाद करना चाहते हैं। ये इसे उनकी तरह ही सीरिया, इराक, ईरान की तरह कट्टर बनाना चाहते हैं। नहीं, कट्टर कि जहाँ इस निंदा पे फांसी की सजा दे दी जाए। तो ये है स्थिति। अब मुस्लिम कितने, अब देखिए, क्योंकि हमने तो लिटरेचर पढ़ा, लिटरेचर के बारे में ज़्यादा जानते हैं। अब जो ये थे मलिक मोहम्मद जायसी ने वो लिखा पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी मुस्लिम थे। रस खान ने कृष्ण की भक्ति में कैसे सुंदर सुंदर छंद लिखे। मानस हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो बस मेरो चरो नित नंद की धैनु मजारन। यानी वो होना चाहता है, कृष्ण भक्त है वो। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा पद्मावत। तो उसमें कौन नायक, कौन है उनके, राजा रतन सेन, और खलनायक कौन है, अलाउद्दीन। यानी उसे मुसलमान को खलनायक बनाया और हिंदू को नायक बनाया अपने काव्य का। तो ऐसा थोड़ी है कि दूसरे धर्म में ऐसे लोग नहीं होते, उदार नहीं होते। या हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद इकबाल साहब ने, इकबाल जो हमारे शायर हैं, उन्होंने लिखा था कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाच, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। तो बहुत लेखक ऐसे हुए हैं, मुस्लिम लेखक भी, जिन्होंने दूसरे धर्मों की सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भी मुस्लिम नहीं लिखा है।
इसमें सारे जहां से, हालांकि विषय हमारा अलग है लेकिन प्रसंग आ गया तो कह दूं। जी इसमें एक शेर, इसमें बहुत लंबे नज्म है, ये जी गजल है। हाँ जी इसके कुछ ही शेर हम पढ़ते हैं। जी इसमें एक शेर है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और उसमें आप देखिए कि इकबाल की जो सोच है वो जाहिर होती है। जी उन्होंने लिखा कि ए आबरूद गंगा, है दिन वो याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। पहली बात तो उन्होंने गंगा का नाम कितने सम्मान के साथ लिया है। आबरूदे, आबरूदे का मतलब आब पानी, रूदे पवित्र, हे पवित्र गंगा के पानी, गंगा के जल, है दिन वो याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। कुछ लोग सोचेंगे कि ये मुसलमानों के कारवां की बात कर रहा है। मुसलमानों का कारवां तो गंगा के किनारे से आया ही नहीं था। मुसलमान तो आए थे सिंध के किनारे से। राइट। गंगा के किनारे आया था आर्यों का काफिला। आर्यों का कारवां आया था। तो वो आर्य अपने आप को कह रहे हैं, और वो पहले हिंदू ही थे, कश्मीरी ब्राह्मण थे। ये तो इकबाल तो अच्छा, हाँ, ये कश्मीरी ब्राह्मण थे, बाद में इस्लाम अपनाया उन्होंने। तो वो कह रहे हैं कि है दिन वो याद तुझको, यानी जब हम आर्य भारत में आए थे तो वो दिन तुम्हें याद है? नहीं, अभी मैं ये देख रही हूँ कि चलिए आप हिंदू धर्म के वो बन रहे हैं कि हम उसको प्रोटेक्ट करने वाले हैं। अभी जो कल परसों घटना हुई है अभी मुक्तेश्वरानंद जी वाली, मतलब ये तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज है। देखिए, ये जो प्रयागराज में जो माघ मेले में शंकराचार्य के साथ जो पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, बहुत खराब हुआ है ये तो। अगर ये किसी और की सरकार होती, हाँ जी, तो बीजेपी, आरएसएस और मीडिया उसे अब तक हिंदू विरोधी घोषित कर चुके होते। वहां साधु संतों के साथ इतना अपमानजनक व्यवहार हुआ है, उनके जटा पकड़ पकड़ कर नंगे घसीटे गए हैं, उन पर लाठियां बरसाई गई हैं और जेल में बंद किए गए हैं। तो ये सब ये हिंदू का नाम अपने वोट के लालच के लिए लेते हैं, वरना ये हिंदू धर्म को बर्बाद करने वाला ही ये लोग हैं। अभी एक कंट्रोवर्सी आई थी आपकी हनुमान चालीसा को लेके, शहजाद पूना वाले की, एक उस पे मैंने आपका देखा, तो वो क्या था? वो नहीं, उस समय आपको बताता हूँ। वो बीजेपी के लोगों की आदत है कि वो दूसरा रूप दे के बातों को और उत्तेजक बना देते हैं उन्हें, और फर्जी बातें फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं। ये शहजाद पूना वाला 2017-18 तक कांग्रेस में होता था। अच्छा। इसके तब के वीडियो मौजूद हैं कि ये बीजेपी आरएसएस कोई हिंदू थोड़ी है, ये तो हिंदुओं के सबसे बड़े विरोधी हैं। और मोदी ने तो आज तक जो है उनकी तीर्थ यात्रा ही नहीं की है अभी आज तक, जो तीर्थ हैं हमारे। और ये तो योगी और मोदी तो सबसे बड़े हिंदू विरोधी हैं। तो तब तो ये इन्हें सबसे खराब मानते थे। अब वो उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो वो दूसरे लोगों को हिंदू विरोधी मानने लगा। उस शो में खाली ये था कि ये कह रहा था कि हिंदू तो अपने मंदिरों में रोजा इफ्तार करवा देते हैं, लेकिन कोई मुसलमान किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा नहीं पढ़वा सकता। तो पहली बात तो मैंने खुद साक्षात देखा है, दादरी में मस्जिद के अंदर जो कांवड़िया जा रहे थे, उन कांवड़ियों के लिए शिविर लगाया था उन्होंने मस्जिद में, वो आराम करते हुए मैंने देखे हैं। पहली बात तो इस तरह के भड़काऊ बयान नहीं देने चाहिए। एक धर्म बहुत बढ़िया, दूसरा धर्म बिल्कुल ही खराब है, तो वो भी खूब करते हैं। मुसलमान जगह जगह कांवड़ियों के लिए शिविर भी लगाते हैं। तो मैंने उस शो में ये कहा था कि तुम्हें वो पढ़ना है हनुमान चालीसा, तो मैं पढ़वा दूंगा, तुम आ जाना जिस मैं जहाँ हो। उसने कहा बताओ कहाँ पढ़वाओगे? अच्छा। मैंने कहा मैं दादरी में पढ़वा दूंगा, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, दिल्ली में। बड़े विश्वास से कह रहे हैं आप ये बात? नहीं, मैं बताता हूँ नहीं। मैंने कहा लेकिन तुम्हें कारण बताना पड़ेगा, और तुम अकेले आओगे, ये नहीं कि तुम भीड़ लेकर आओ। अच्छा। तुम अकेले आओगे, तुम्हें हनुमान चालीसा पढ़ना मैं पढ़वा दूंगा। तो मैं विश्वास के साथ तो इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी काम हो, अगर देखिए जो रोजेदार होते हैं वो पूरे दिन भूखे रहते हैं, उन्हें जहां शाम हो जाती है वहीं रोजे खोल लेते हैं। तो आपने भी देखे होंगे, हमने भी देखे, मजदूर काम कर रहे हैं, हमारे यहीं काम कर रहे हैं, वो कहेंगे जी हमारा रोजे का टाइम हो गया, तो हम उन्हें कपड़ा भी देते हैं बिछाने के लिए, पानी भी देते हैं, कुछ फल फ्रूट हो तो वो भी देते हैं। तो किसी भूखे की, चाहे वो रमजान का रोजेदार हो, चाहे वो हमारे जो ये आते हैं नवरात्र में व्रत रखा हुआ हो, उसने उसकी सेवा करना ये इंसानियत है। सही बात। तो किसी रोजेदार को अगर मंदिर में जिन्होंने उसका इफ्तार का जगह दी है, वो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हर आदमी के अंदर इतनी इंसानियत होनी चाहिए। बिल्कुल। अब जैसा मैंने कहा कि जब कांवड़ लेके आते हैं तो उनकी सेवा मुसलमान भी करते हैं। तो ये तो एक अलग विषय हो गया। पूजा करना, मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है, मंदिर में आरती गाई जाती है।
अब आप ये कहो कि हम मस्जिद में जाके वो पढ़ेंगे हनुमान चालीसा, तो ये तो कोई तुक की बात तो है नहीं। सही बात है। लेकिन मैंने उनसे कहा कि अगर आपको पढ़नी है तो मैं पढ़वा दूंगा, और उसे पढ़नी हो तो मैं आज भी तैयार हूँ, पढ़वा दूंगा। लेकिन वो खुद पढ़े, उसने दूसरा रूप दे दिया उसे कि राजकुमार भाटी आयोजन करेंगे मस्जिद में उसका हनुमान चालीसा का, और 24 घंटे के अंदर करेंगे। 24 घंटे का उसमें कहीं बात ही नहीं, वो यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है अभी भी। मैंने केवल इतना कहा, और उसमें आप यूट्यूब पे देख सकती हैं कि शहजाद भाई आपको पढ़नी है मैं आपको पढ़वा दूंगा, लेकिन आप अकेले आओगे, जी न्यूज का कैमरा होगा, और मुझे कारण बताना पड़ेगा कि आप क्यों पढ़ना चाहते हो, मस्जिद के अंदर ही हनुमान चालीसा क्यों पढ़ना चाहते हो, इसका कारण तो बताओ। तो किसी हिंदुओं को कहीं मस्जिद में कोई आराम करना है, बैठ कर खाना खाना है, हम करवा देंगे, कोई रोक थोड़ी रहा है। सही है, ठीक है। और मैं सारे मुसलमानों को ठेका भी नहीं ले रहा, बहुत से मुसलमान कट्टर भी होते हैं, हर धर्म में होते गलत भी होते हैं, बिल्कुल, कई बम फोड़ने वाले भी होते हैं, तो हम सबका ठेका थोड़ी ले रहे हैं। सही बात। लेकिन बहुत से मुसलमानों से मेरी ऐसी मित्रता है, कई इमामों से भी, कई मौलानाओं से भी, कि मैं अगर 100-50 हिंदू भी कहीं आराम करना चाहे मस्जिद में तो मैं कहीं भी करवा दूंगा। तो ऐसे भड़काऊ बयान नहीं देने चाहिए, इस तरह गलतफहमी पैदा नहीं करनी चाहिए कि ये इतने बुरे लोग हैं और हम इतने अच्छे लोग हैं। तो ये बात थी खाली। चलिए, थैंक यू सो मच सर, बहुत टाइम दिया आपने। चलो वी आर धन्यवाद। रियली वेरी थैंकफुल। इतने बिजी शेड्यूल में से मुझे तो लग नहीं रहा था टाइम मिल पाएगा हमारे छोटे से पॉडकास्ट पे आप आए। वी आर रियली थैंकफुल टू यू, थैंक यू सो मच। और दर्शकों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पूरी चर्चा से ये तो हमने जाना है, और हमें पता भी है कि इंसानियत से बड़ा तो कोई धर्म नहीं है। और सोशलिज्म ये कहता है कि गैर बराबरी कम होनी चाहिए, लोगों को, जो लोगों के बीच में दूरी है किसी भी स्तर पे, वो कम होनी चाहिए। और हमने ये भी जाना इस पॉडकास्ट से, युवाओं के लिए मैं खास तौर से कहना चाहती हूँ कि पॉलिटिक्स में अच्छे युवाओं की, जुझारू लोगों की जरूरत है। आप लोग पॉलिटिक्स में आइए। देश घर में बैठ के आलोचना करने से आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। मुझे लगता है युवाओं को पॉलिटिक्स में आगे आना चाहिए, और हमारे राजकुमार भाटी जी की तरह खुल के मुखर होके सही और गलत पे बोलना चाहिए। धन्यवाद। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।